जय हिंद दोस्तों, एंड आई वेलकम यू ऑल टू द फोर्थ ऑडियो रिवीजन, जहां आज का टॉपिक है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, चैप्टर टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट ऑफ मनी, गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. टू स्टार्ट विद गिफ्ट ऑफ मनी. अगर आपको एक साल में पैसा मिलता है जहां पर द अमाउंट ऑफ गिफ्ट इन मनी इज मोर देन 50,000, अगर वो 50,000 से ज्यादा है, देन द एंटायर अमाउंट, द होल अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट. लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जो गिफ्ट ऑफ मनी मिला है, दे शुड बी रिसीव फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स. आप लोगों को पता है कि रिलेटिव्स में कुछ लोग आते हैं जिनको मैं डिटेल में आगे आप लोगों को याद दिलाऊंगा, लेकिन अगर रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है तो वो टैक्सेबल नहीं होता, नो मैटर व्हाट द लिमिट इज. तो हमें यहां पर जो एग्रीगेट करना है ऑफ गिफ्ट ऑफ मनी, वो होना चाहिए फ्रॉम नॉन रिलेटिव्स. Moving on to the next point, which states gift of immovable property being land, building or both, जहां पर stamp duty value of the immovable property if it is more than 50,000. अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी ने गिफ्ट पे दी जिसके बदले में आपने उसको कुछ नहीं दिया, मतलब द गिफ्ट इज विदाउट एनी कंसिडरेशन, इन दैट केस इफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 50,000 रुपीज, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा की है, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, द एंटायर अमाउंट विल बी मेड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट. However, where there is some consideration flowing but that consideration is less than the stamp duty value, मतलब मैंने एक बिल्डिंग T2 को 10 लाख की दी और T2 ने उसके बदले में मेरे को 6 लाख रुपए दिए, तो T2 को एक बिल्डिंग मिली जिसकी वैल्यू 10 लाख की है, बट ही हैज मेड अ पेमेंट ऑफ 6 लाख ओनली, तो ही हैज बेनिफिटेड 4 lakh rupees in that purchase of immovable property. Will that 4 lakh be made taxable in the hands of Mr. T2? क्या वो रेसिपिएंट के लिए टैक्सेबल होंगे? हाँ, if it crosses two limits. अगर वो दो लिमिट को क्रॉस करता है, पहला 50,000 से ज्यादा का बेनिफिट होना चाहिए सर, इस केस में तो 4 लाख का बेनिफिट है, एंड दूसरा इट शुड बी मोर देन 10% ऑफ द कंसिडरेशन. तो कंसिडरेशन वॉज 6 लाख रुपीज, तो 6 लाख का 10% निकल कर आता है 60,000. क्या 60,000 से भी ज्यादा का बेनिफिट है? द आंसर इज यस, एंड देयरफॉर द 4 लाख रुपीज का जो बेनिफिट हुआ T2 को इन ऑर्डर टू परचेज दिस प्रॉपर्टी एट अ डिस्काउंटेड वैल्यू, एट अ लोअर वैल्यू, दैट विल बी ट्रीटेड एज गिफ्ट, वो उसके लिए गिफ्ट मानी जाएगी. अच्छा, इन केस जब आप प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, तो प्रॉपर्टी को जब आप बुक करते हैं तो आप टोकन मनी देते हैं जिसे एडवांस का नाम दिया जाता है. तो देयर कैन बी टू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूज. यहां पर दो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हो सकती है, पहला द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट और दूसरा द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्री. तो हमें कौन सी कंसिडर करनी है? हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट कंसिडर करेंगे, प्रोवाइडेड एडवांस इज रिसीव थ्रू बैंकिंग चैनल्स. Where the advance is received through cash, or the advance is not received, or the advance is received after the date of agreement, then in that case we will consider the stamp duty value on the date of registration. I am repeating my last point. स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 2 दिन की आपको क्वेश्चन में दी जा सकती है. वन इज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, जब आपने टोकन मनी दिया, एंड नेक्स्ट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्री, जब आपने फुल एंड फाइनल पेमेंट करके प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली. तो हमें स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कौन से दिन की कंसिडर करनी होगी? हम जो कंसिडरेशन को कंपेयर करते हैं वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो विच स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू नीड्स टू बी चेक्ड आउट? तो इन दैट सिनेरियो यू विल कंसिडर first stamp duty value on the date of agreement, provided the advance is received through banking channels on or before the date of agreement. However, if the advance is received through cash, or the advance is received after the date of agreement, or the advance is not received at all, in that case we will consider the stamp duty value on the date of registry. नाउ द पॉइंट इज, सर अगर आपने दो प्रॉपर्टीज दी हैं एक ही इंसान को, तो उनके बेनिफिट्स को एग्रीगेट कर कर चेक करना है? नहीं गाइस, दिस इज द पंच पॉइंट. इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, लेट्स से मैंने कीकू को दो प्रॉपर्टीज गिफ्ट करी, एक लैंड एक बिल्डिंग. लैंड की वैल्यू 40,000, बिल्डिंग की वैल्यू 75,000. लैंड की वैल्यू 40,000, बिल्डिंग की वैल्यू 75,000. तो इन दिस केस लैंड विल नॉट बी टैक्सेबल बिकॉज लैंड की अपनी 50,000 की लिमिट है.
बिल्डिंग की अपनी 50,000 की लिमिट है, बिल्डिंग टैक्सेबल हो जाएगा क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 से ज्यादा की है, बिल्डिंग की वैल्यू 75,000 की है। हाउएवर अगर मनी में अगर आप पैसे देते हैं, अगर किसी को मनी में देंगे तो वहां एग्रीगेट कंसिडर किया जाता है, वहां पर 75 और 40 को जोड़कर 1,15,000 वुड हैव बीन मेड टैक्सेबल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी में जैसे कि शेयर्स, जैसे कि आपका पेंटिंग्स, जैसे कि आपके ड्राइंग, स्कल्पचर्स, एनी वर्क ऑफ आर्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं आगे आप लोगों को याद भी दिलाऊंगा द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन, कि प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्या क्या आता है। अगर आपने किसी को घड़ी दी, किसी को गाड़ी दी, किसी को बाइक दी, किसी को लैपटॉप दिया, किसी को फोन दिया, ये मैंने जो पांचों एसेट्स बोले ये टैक्सेबल नहीं होते क्योंकि ये प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में नहीं आती फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट। तो सबसे पहले खत्म करते हैं गिफ्ट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। विदाउट कंसिडरेशन, अगर फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 से ज्यादा की है, एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू इज मोर देन, एग्रीगेट यहां पर भी वर्ड एग्रीगेट यूज हुआ है, एग्रीगेट फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द movable property if more than 50,000, then it will be taxable in the hands of the recipient. However, with inadequate consideration, मतलब आपने सामने वाले को पेंटिंग दी, 6 लाख की पेंटिंग आपने उसे 4 लाख में ही दे दी, तो क्या रेसिपिएंट को 2 लाख रुपए का फायदा हुआ? द आंसर इज यस, 2 लाख का फायदा हुआ। एंड बिकॉज दैट इज मोर देन 50,000, विल इट बी मेड टैक्सेबल? विल दोस 2 लाख बी मेड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट? द आंसर इज यस। नाउ मूविंग ऑन गाइस, with few exceptions जहां पर गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होगा in the hands of the recipient irrespective of the amount of the gift being received। पहला, अगर किसी रिलेटिव से मिला है। अब रिलेटिव में कौन कौन आता है गाइस? रिलेटिव में आते हैं स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब जिसको गिफ्ट मिला उसके भाई बहन, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब बीवी के भाई बहन या हस्बैंड के भाई बहन, मतलब ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। नेक्स्ट, ब्रदर और सिस्टर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल, मम्मी पापा के भाई बहन, मतलब मम्मी के साइड से अगर अपन कंसिडर करें भाई बहन तो दोस्तों मामा एंड मौसी, पापा के साइड से करें तो ताऊ जी, चाचा एंड बुआ। एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द इंडिविजुअल, असेंडेंट होता है ऊपर वाली जनरेशन, डिसेंडेंट होता है नीचे वाली जनरेशन। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे असेंडेंट्स हो गए मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे डिसेंडेंट हो गए दोस्तों मेरे चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन। उन्हें क्या बोलते हैं? असेंडेंट डिसेंडेंट। तो अगर असेंडेंट डिसेंडेंट से गिफ्ट मिला है दोस्तों, देन इट विल नॉट बी मेड टैक्सेबल। अगर असेंडेंट डिसेंडेंट ऑफ द स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल से मिला है, स्पाउस मतलब वाइफ के पेरेंट्स, मतलब मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ हो गए, वाइफ के ग्रैंड पेरेंट्स, उनसे मिला है तो इट विल नॉट बी टैक्सेबल। एंड स्पाउसेस ऑफ द पर्संस कवर्ड इन द अबव सिनेरियोस, मतलब अगर दीदी से मिला है गिफ्ट वो तो आ गया, लेकिन जीजू से मिला है वो भी आ गया, बुआ से मिला है वो तो आ गया, लेकिन फूफा जी से मिला है वो भी आ गया, मामा से मिला है वो तो आ गया, मामी से मिला है वो भी आ गया। HUF के केस में एवरी मेंबर इज अ रिलेटिव। तो रिलेटिव हैज इट्स बिग डेफिनेशन गाइस, प्लीज मेक श्योर कि आप इस रिलेटिव की डेफिनेशन को ध्यान रखें। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ ट्रिक क्वेश्चन कैन बी मेड आउट ऑफ इट। तो मैं फिर से चलता हूं उन पॉइंट्स पर जहां पर नो मैटर व्हाट द अमाउंट ऑफ गिफ्ट इज, द फुल अमाउंट विल बी एब्सोल्युटली exempt, it will not be taxable in the hands of the recipient। सबसे पहला from any relative। दूसरा, on the occasion of marriage of the individual, शादी पर दूल्हा दुल्हन को मिला हुआ गिफ्ट माफ है। शादी की सालगिरह थी, मैरिज एनिवर्सरी थी, टैक्सेबल। शादी के दिन पेरेंट्स ऑफ दूल्हा दुल्हन मिला तो पेरेंट्स के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ओनली द ब्राइड एंड द ग्रूम शैल बी exempt। अंडर अ विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस, दादा से पापा पर आया, पापा से आपके पास आया, आपसे बच्चों के पास गया, उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस के थ्रू, नथिंग टैक्सेबल। इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर मिला, नॉट टैक्सेबल। लोकल अथॉरिटी, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी से मिला, नॉट टैक्सेबल। होली सब्सिडरी कंपनी फ्रॉम इट्स होल्डिंग कंपनी एंड वाइस वर्सा, होल्डिंग ने सब्सिडरी को दिया और सब्सिडरी ने होल्डिंग को दिया, माफ। एक इंडिविजुअल को मिला, नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक इंडिविजुअल को मिला फ्रॉम एनी पर्सन in respect of any expenditure on his medical treatment, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स के मेडिकल ट्रीटमेंट में
in relation to COVID-19 treatment. कोरोना वायरस के टाइम दोस्तों आप लोगों ने देखा पूरे दुनिया भर में हाहाकार हो गया दोस्तों, और जिस फैमिली में दिक्कत हुई उन्होंने हर रूप में कोशिश करी अपने परिवार वाले को बचाने की। अब पैसों की कमी पड़ने से रिश्तेदारों नहीं, हम तो पड़ोसियों के पास हर जगह गए पैसे मांगने, सरकार ने वहां माफी कर दी। कहते हैं बीमारी से जुड़ा हुआ है, यहां पर टैक्सेबल नहीं करा जाएगा। अगर बाय अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ डिसीज्ड पर्सन, अगर किसी मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है और उनके घर वालों को मिलता है एम्प्लॉयर से विदाउट एनी लिमिट माफ है, या कोई और इंसान से मिलता है तो 10 लाख रुपए तक का माफ है। इस चीज में ध्यान रखिएगा, अगर डिसीज्ड पर्सन होना चाहिए, मतलब फैमिली का कोई एक इंसान जिसकी मृत्यु हो गई हो, डेथ हो गई हो, उनके घर वालों को मिला, एम्प्लॉयर से मिला तो कोई लिमिट नहीं है, एनी अदर पर्सन से मिला, एनी अदर पर्सन से मिला तो 10 लाख रुपए की लिमिट है। And now coming on to the last point guys, last point की definition of property for the purpose of section 56 subsection 2 clause 10. Property में क्या क्या आता है? Immovable property being land, building or both, shares and securities, jewelry, archaeological collections, drawings, paintings, sculptures, bullion, any work of art, और इसी में एक नया पॉइंट आया VDA, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, जैसे कि बिटकॉइंस, जैसे कि इथेरियम, ये जो क्रिप्टो करेंसी होती हैं, इनको भी प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में डाला गया। तो अगर मैंने आपको कोई क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट करी ऑफ वैल्यू ऑफ मोर देन 50,000, द एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल इन योर हैंड, आपके लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा। लैपटॉप, वॉचेस, कार, ये सारी चीजें दोस्तों, दीज ऑल थिंग्स विल नॉट बी मेड टैक्सेबल नो मैटर व्हाट द अमाउंट ऑफ द कार इज। अगर मैं आपको BMW भी गिफ्ट कर दूं ऑफ वैल्यू ऑफ 1 crore rupees, nothing will be taxable in your hands. All right guys, so this brings us to the end of audio revision number 4, taxability of gift, and I hope you guys must have revised all the provision with me through this. ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। Thank you, bye bye and take care.